हेलो, मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद अभिषेक ठाकुर के साथ। आज जो है हम एच पी JEE 579 पोस्ट कोड का जो है पार्ट नंबर 4 हम ये सॉल्व कर रहे हैं। 61 से 80 तक ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। द स्लिप ऑफ अ 400 वोल्ट 4 पोल इंडक्शन मोटर व्हेन रोटेटिंग एट अ 1440 RPM इस। तो इसमें स्लिप पूछा है, तो आपको पता है NS माइनस NR अपॉन NS होता है। एंड ये वैल्यू को पुट करोगे तो आपका कितना परसेंट स्लिप मिलेगा हमको? 4%। तो 61 का हमारे पास हो जाएगा सी आंसर। अगर हम 62 क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन अ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर इज रोटेटिंग एट 960 RPM ऑन नो लोड इट स्लिप इज। तो इसमें पूछा कि स्लिप कितनी है अपनी, इतने RPM में वो चला और इतने पोल की इंडक्शन मोटर है। तो 6 पोल में हमें पता है कि जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो होगी 1000। तो 1000 माइनस NR रोटेटिंग स्पीड जो है वो 960 अपॉन 1000, तो इतना आएगा 40/दिस। तो 4% ही यहाँ पर जो आप देखने को मिलेगा। तो 62 का 4% स्लिप। ज़्यादातर ये जो स्लिप वाले क्वेश्चन है वहाँ पर 4% ही हमारा आंसर होता है, बट आप जो है वैसे भी चेक कर सकते हो क्वेश्चन पेपर में। पर जनरली 4% वाले ही आंसर अब आपको जो देखने को मिलेंगे। अगर हम 63 की बात करेंगे, और डेल्टा कनेक्टेड 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेस इंडक्शन मोटर व्हेन स्टार्टेड direct online taking a starting current of 30 ampere when the motor is started through a star delta starter the starting current will be। तो हमें पता है ड्यूल स्टार्टर में अगर हमारे पास 30 एम्पेयर का करंट है तो स्टार डेल्टा 1/3 टाइम ऑफ एन ड्यूल स्टार्टर, तो 1/3 इंटू 30 दैट इज 10 एम्पेयर। तो हमारा 63 का आंसर हो जाएगा बी आंसर। तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जो इससे ड्यूल स्टार्टर हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया और एक आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, तो वो कितनी कितनी जो है पावर रेटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या हॉर्स पावर के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। 64 की बात करेंगे, द आर्मेचर फ्लक्स हेल्प द मेन फील्ड फ्लक्स व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज। तो मेन फील्ड फ्लक्स को हेल्प करेगा, तो वो कौन से पावर फैक्टर की बात करेंगे? देखो यूनिटी में क्या होगा, आपका मेन फ्लक्स ये है, आर्मेचर फ्लक्स यहाँ पर है। फिर आपका जीरो लैगिंग में क्या है कि इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा पीछे लैगिंग में, तो ये अपोज करेगा। लैगिंग वाले में ये दो कंपोनेंट की फॉर्म में होगा, जिसमें कि ये डीमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। मीन डीमैग्नेटाइजेशन और वेव फॉर्म को डिस्टॉर्टेड करेगा इसमें, और इसमें ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आंसर हो जाएगा 64 का डी, जीरो लीडिंग। अगर हम 65 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, और सिंक्रोनस मोटर आर टू बी यूज इन सिचुएशन वेयर। तो सिंक्रोनस मोटर को कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं? तो या लोड हमारा कांस्टेंट हो, या लोड रिक्वायर्ड टू बी ड्रिवन एट अ हाई स्पीड, द लोड इज रिक्वायर्ड टू बी ड्रिवन एट अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब हम चाहते हैं सिंक्रोनस मोटर में जो लोड है उसको एक कांस्टेंट स्पीड में ही हम उसको दौड़ाएं। तो 65 का हो जाएगा अपना सी आंसर। अगर हम 66 की बात करेंगे, व्हेन अ सिंगल फेज सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सिंगल फेज वाइंडिंग द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। अब देखो सिंगल फेज वाइंडिंग में हमें क्या है, पल्सेटिंग इन नेचर में हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें जो है देखने को मिलती है। और अगर 3 फेज सप्लाई होगी तो रोटेटिंग इन नेचर में हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है देखने को मिलेगी। तो 66 का आंसर है ए। अगर हम 67 की बात करेंगे, द इंड्यूस EMF in an armature of a lap wound 4 pole DC machine having एक 100 armature conductor rotating at 600 RPM with 1 Weber flux per pole is। अब देखो लैप वाइंडिंग में जो अपना पैरल पाथ और पोल इक्वल होते हैं, तो 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स 100, कंडक्टर 100 सॉरी, और RPM में अपने पास हो जाएगा 600 RPM और फ्लक्स है 1। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है E = P5NZ 60/A। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 1000 वोल्ट हमें जो है देखने को मिलेगी। तो 67 का आपका हो जाएगा ए आंसर। अगर हम इसमें 68 की बात करेंगे, और DC सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद अ लोड बिकॉज। क्यों हम जो है लोड के साथ इसको स्टार्ट करना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो एन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। मीन स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट एट नो लोड करंट जीरो, और इन्फिनाइट स्पीड में चल जाएगी अपना स्पीड मोटर की। तो एट अ नो लोड इट विल रोटेट एट अ डेंजरसली हाई स्पीड। तो 68 का ए हो जाएगा। अगर हम 69 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर की कौन सी एप्लीकेशंस हैं? बस अब ट्रांसड्यूसर से यही आता है कि एक्टिव कौन है, रिएक्टिव एक्टिव कौन है, पैसिव कौन है, तो यही आते हैं इनमें से ज़्यादातर। तो देख सकते हो कि देखो ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जैसे टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, लाइट, स्पीड, साउंड, इसको कन्वर्ट करना EMF या इलेक्ट्रिकल पल्स में। तो वो होता है हमारा ट्रांसड्यूसर, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। देखो एक्टिव का क्या मतलब होता है, द आउटपुट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड करंट विदाउट एनी एक्सिलरी सोर्स। विदाउट किसी सोर्स के ही हम जो है सप्लाई मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को।
जैसे कि थर्मोकपल होता है, थर्मोकपल में जैसे आप देख सकते हो सीवेक्ट इफेक्ट होता है, दो अनइक्वल टेम्परेचर की वजह से एक स्मॉल डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, और थर्मोकपल में फिर हम PMMC के थ्रू उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की तो ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे इसमें थर्मोकपल है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल फोर्स एंड फोटोवोल्टिक सेल और माइक्रोफोन, ये आपके एक्टिव के एग्जांपल्स है। पैसिव मीन्स कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए इन चीज़ों को कि वो उसमें कन्वर्ट कर सके, जैसे स्ट्रेन गॉज हो गया, LVDT हो गया, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जो है इसमें बात करें 69 में, तो इसका हो जाएगा आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर, मीन्स विदाउट किसी एनर्जी के ये कन्वर्ट करेगा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। अब PLC आर प्रोग्राम यूजिंग, ये याद करने वाला है 70 का C, डैट इज लेडर लॉजिक। अगर हम 71 की बात करेंगे, द टैरिफ इज डिफाइन एज, ये 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं टैरिफ के ऊपर। तो इसमें क्या है, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सोल्ड टू अ कंज्यूमर, कि किस रेट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूमर में सोल्ड किया जाता है। अगर आप 72 की बात करेंगे, और लाइटनिंग अरेस्टर एक्ट हैज़ अ डैश एट अ नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज। देखो लाइटनिंग अरेस्टर हमारा क्या होगा कि जब भी कोई सर्जिस या कुछ आएगा तो उन चीज़ों को ग्राउंड करता है ये, उन चीज़ों को। तो जब अगर सर्जिस एंड लाइटनिंग होगी तब वो कंडक्टर के जैसे काम करेगा लाइटनिंग अरेस्टर, और अगर नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर के जैसे, तो 72 का ए हो जाएगा। अगर 73 की बात करेंगे, द मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम इज अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द अल्टरनेटर अगेंस्ट, तो वो इंटरनल जितने भी फॉल्ट्स होते हैं तो उसके लिए जो है हेल्प करता है। तो ये तो याद करने वाली चीज़ है आपको, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। ये जो प्रोटेक्शन वाले में से थ्योरी टाइप क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें किसका इस्तेमाल होता है, इसमें किसका इस्तेमाल होता है। अगर 74 की बात करें, इफ़ द फॉल्ट अकर नियर द इम्पिडेंस रिले द VI रेशियो विल बी, तो क्या लोअर देन दैट ऑफ द इट्स फॉल्ट अकर अवे फ्रॉम द रिले। जैसे आप देख सकते हो कि द रिले विल ऑपरेट व्हेन V/I इज लेस देन द प्री डिटरमाइन वैल्यू। तो इसमें यही है कि देखो ना, लोअर देन द ऑफ इट्स फॉल्ट अकर, मतलब जैसे ही आपका प्री डिटरमाइन वैल्यू से आपका V/I रेशियो कम होगी तो जैसे ही रिले आपका ऑपरेट कर जाएगी। तो द रिले हुज वर्किंग डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द इम्पिडेंस ऑफ द फॉल्ट सेक्शन एंड द पोजीशन ऑन विच द रिले इंस्टॉल इज नोन एज द इम्पिडेंस और डिस्टेंस रिले। फिर द रिले मेजर द इम्पिडेंस ऑफ द फॉल्ट पॉइंट, इफ द इम्पिडेंस इज लेस देन द इम्पिडेंस ऑफ द रिले सेटिंग, इट गिव द ट्रिपिंग कमांड टू सर्किट ब्रेकर फॉर क्लोजिंग देयर कॉन्टैक्ट। तो बस इसमें आप याद रख सकते हो 74 का B। अगर इसमें 75 की बात करेंगे, द वॉल्यूम फॉर कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन AC ट्रांसमिशन लाइन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो हमें पता है P इज इक्वल टू √3 VLI cos phi। लाइन के लॉसेज होते हैं, थ्री फेस लाइन ली हमने, तो 3I² इंटू R, एंड यहाँ पे लेंगे 3 इंटू, अब करंट को इसमें से डाल देंगे तो इसमें आएगा P इज इक्वल टू √3 VL cos phi का स्क्वायर इंटू ऑफ R। तो इसके थ्रू आपका ये सॉल्व करेंगे तो हमारे आएगा P² R VL का स्क्वायर एंड कॉस का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे तो पावर फैक्टर एंड वोल्टेज है ना आपके यहाँ पे, तो बोथ B एंड C। 75 का हो जाएगा D। अगर हम 76 की बात करेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपके मतलब ज़्यादातर एग्जाम्स में बन जाते हैं। द ओवरहेड लाइन हैज़ अ स्पैन ऑफ 250 मीटर, द लाइन कंडक्टर वेट इज़ 612 kg पर 1000 मीटर, द मैक्सिमम सैग इन द लाइन एंड इफ़ द मैक्सिमम एलोएबल टेंशन इन द लाइन इज इतना kg विल बी। हमें पता है टेंशन दी है, वेट दिया है, सैग हमें निकालना है, मीटर की फॉर्म में होगा। तो हमें पता है सैग इज इक्वल टू WL²/80। तो वेट हमें कितना है, वेट यहाँ पर ये है, तो वेट हमारे पास होगा kg पर मीटर की फॉर्म में, तो हमारे पास ये निकलेगा कितना 0.612 kg पर मीटर, क्योंकि 1000 से डिवाइड, तो ये वहाँ पर पुट कर दी। जो इसमें हमारे पास कितना है, जो अपनी लेंथ है वो 250 मीटर, जो आपकी स्पैन है या लेंथ है वो 250 मीटर की हो जाएगी, अपॉन 8 इंटू ये आपका क्या होगा वर्किंग टेंशन 1430, तो इसको सॉल्व करके निकलेगा 3.34 मीटर। तो 76 का ये हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे कि जैसे एरिया सेंटीमीटर की स्क्वायर की फॉर्म में होगा, जो वेट होगा कंडक्टर को वो हम लेते हैं स्टैंडर्ड में kg पर मीटर की फॉर्म में, और जो हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो होता है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। तो इन सबको करेंगे तो जो हमारा सैग है वो किसकी फॉर्म में निकलेगा, आपका मीटर की फॉर्म में। अगर हम 77 की बात करें तो ये हमारा पावर ग्रिड NR2 में आया था। पावर ग्रिड में ये वाला क्वेश्चन पूछा था एग्जैक्ट, और ये भी पावर ग्रिड जैसा ही क्वेश्चन है, बट उसमें पूछा था कि मैक्सिमम सैग, तो उसमें वो हाइट दी हुई थी आपके ग्राउंड से लेकर उस सैग तक की भी। बस इसमें क्या है कि आपका सैग निकाला हुआ है, और जो नीचे से सैग से नीचे ग्राउंड की है वो इसमें नहीं दिया, बट ऐसे करके ही पावर ग्रिड में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम इसमें बात करें आपका
इन अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज लीविंग टू द लैगिंग पावर फैक्टर लोड द सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। तो हमें पता है कि पैरामीटर्स की बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स में, जैसे आर एल सी एन जी होगा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपका आर और एल होगा, मीडियम में आर एल सी हो जाएगा, लॉन्ग में ये सब हो जाएंगे आर एल सी जी। तो अगर हम इसमें बात करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स में, तो इसमें आर और एक्स होगा, ठीक है। मीन्स एक्स मीन्स उसका रिएक्टेंस ली हुई हमने। तो इसमें सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज होगी। तो फेजर डायग्राम ही होगा, लैगिंग पावर फैक्टर की बात हुई है यहाँ पे। तो जैसे ही अगर हम या वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, करंट के रिस्पेक्ट में, करंट के रिस्पेक्ट को हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, तो हमें पता है कि वोल्टेज हमेशा आगे में जाएगा। बट ये इसमें प्योर जीरो लैगिंग नहीं लिया था, तो कहीं ना कहीं वोल्टेज का कुछ एंगल होगा। फिर हमें पता है आई आर बनाएंगे इसमें, तो इस फेजर को बनाना है तो हम इसमें लिखेंगे आई आर हो गया, इन फेज ऑफ द करंट हो गया, और उसके 90 डिग्री अवे हो गया हमारा कितना रिएक्टेंस हो गया। तो ये फेजर डायग्राम हमें जो है देखने को मिलेगी। तो वी एस में सेंडिंग एंड वोल्टेज है, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज ऊपर वाली है, रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारे ये हो गई। फिर पावर फैक्टर ऑफ एन सेंडिंग एंड, तो आप देख सकते हो फाई आर एंड फाई एस के फॉर्म में देख सकते हो। तो हम देख सकते हैं कि इसमें सेंडिंग एंड की बात करेंगे तो हमें पता है ओ सी हो जाएगा, फिर ओ डी हो जाएगा और डी सी हो जाएगा। तो उसके थ्रू हम निकालेंगे तो हमारे पास सेंडिंग एंड की वोल्टेज ये निकल जाएगी। अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे तो सेंडिंग एंड माइनस ऑफ रिसीविंग एंड अपॉन रिसीविंग एंड इंटू 100%। पावर फैक्टर की बात होगी तो पावर फैक्टर हमें पता है बेस अपॉन हैपेड न्यूज़ होगा। तो बेस कहाँ है पर ये हो गया और हैपेड न्यूज़ ये हो गया। तो बेस निकालेंगे ओ ई एन ई डी। तो जो ओ ई है अब वी आर के एंगल में है, तो वी आर के कंपोनेंट को हम तोड़ेंगे। इसमें आएगा वी आर कॉस फाई की फॉर्म में, और इसमें आएगा आपको परपेंडिकुलर की फॉर्म में वी आर साइन फाई। तो उसको लेंगे वी आर कॉस फाई प्लस आई आर वी एस। आई आर हो गया ई डी वाला पोर्शन, और फिर आपका क्या हो गया, आपका वी एस हो जाएगा ये वाला जो आपको हैप्पी न्यूज़ की फॉर्म में लिया है। तो आपका वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर अपॉन वी एस। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 77 का भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसमें 78 की बात करेंगे, द मेन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन ऑफ साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर अगर लेकर चले तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप देखा जाता है, और अगर आप फीडर की बात करोगे तो उसमें टेम्परेचर या करंट को देखा जाएगा। अगर हम 79 की बात करेंगे तो मल्टी कोर केबल जनरली यूज़। तो इसमें क्या है कि ओवल शेप कंडक्टर या सेक्टर शेप कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो 79 का डी हो जाएगा आपका, इधर में से दोनों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब 80 की बात करेंगे, द पावर फैक्टर ऑफ अ सिस्टम ऑन अ 460 वोल्ट 3 फेज 60 हर्ट्ज इन विच द अमीटर इंडिकेट 100 एम्पेयर एंड द वाट मीटर रीड द 62 किलोवाट विल बी। अब हमें पता है पावर फैक्टर निकालना है, P इजिकल टू 1/3 वी एल आई एल कॉस फाई, क्योंकि वोल्टेज हमारी ज़्यादा फॉर्म में दी हुई हाई वोल्टेज में, तो हम 3 फेज समझ के चलेंगे। तो इसमें पावर लिख दी V, वोल्टेज 100, पावर फैक्टर यहाँ पर पावर फैक्टर इसमें निकलेगा 0.778 मीन 0.78 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो 80 का हो जाएगा बी आंसर। तो अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे 80 से लेकर 120 क्वेश्चन की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।